नमस्कार, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा और आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा पॉलिटी और थोड़ा गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो आइए हम देखते हैं क्या है टॉपिक। तो अभी कुछ दिनों से आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी से रिलेटेड एक बिल आया है, एक बिल पास हुआ है जो कि है एनसीटी दिल्ली विवाद। तो इसके ऊपर बहुत विवाद छिड़ा हुआ है। तो हम इसका बेसिक जानते हैं कि क्या पहले था और अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है। तो देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो जो दिल्ली जो अस्तित्व में आया था वो 1991 में अस्तित्व में आया था। पहले इसको सिर्फ यूनियन टेरिटरी ही कहा जाता था। बाद में इसमें 239A आर्टिकल जोड़ा गया और इस आर्टिकल के तहत दिल्ली, जिसको पहले सिर्फ यूनियन टेरिटरी कहा जाता था, उसका नाम ये पूरा किया गया, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र। क्या नाम रखा गया? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र रखा गया। और ये कौन से संशोधन के तहत किया गया था? 69 संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 1991 में किया गया था। अब देखिए, जो ये तीन हैं, भूमि, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, इन पे जो है वो दिल्ली के सीएम का कोई पावर नहीं होता। इन तीन विषयों पर केंद्र सरकार के पास ही पावर होती है और केंद्र सरकार ही इन पर कानून बना सकता है। अब हम देखते हैं कि जो आर्टिकल है 239AA ये क्या कहता है। तो 239AA का जो क्लॉज 4 है, क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग है कि उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और ये किन विषयों पर सलाह देगी? जिन विषयों पर जो विधानसभा है वो कानून बना सकती है। मतलब विधानसभा जिन विषयों पे कानून बना सकती है, उन विषयों पे जब भी कानून बनाएगी या फिर कोई भी फैसला लेगी, तो अगर उपराज्यपाल चाहे तो इससे संबंधित कोई भी सलाह और सहायता ले सकते हैं। और अगर जो इन्होंने कानून बनाया है वो और जो उपराज्यपाल बोल रहे हैं वो, तो इन दोनों में जब मतभेद जब होगा तो उस मामले को क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेता है उसको फाइनल समझा जाता है। और इसमें ऐसा भी प्रावधान था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, जो भी काम कर रही है, विधानसभा, विधान परिषद जो भी काम कर रही है, उसकी जो रिपोर्ट है उसको समय पर आपको उपराज्यपाल को भेजना होता था। ये इनकी इच्छा होती थी। तो क्या हुआ था कि दिल्ली सरकार ने बहुत सारी रिपोर्ट्स जो थी वो उपराज्यपाल के पास भेजना बंद कर दिया था। इसी कारण ये जो बिल है आया और इसी कारण ये विवाद में है। तो हम देखते हैं, पहले तो एक तो होता है गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो गवर्नर होते हैं ये जब स्टेट में होते हैं तो इनके पास नॉमिनल पावर होती है, नामात्र की पावर है ये। पर जो रियल पावर होती है स्टेट में, जो रियल पावर किसके पास होगी? सीएम के पास होगी। वहीं जब लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो यूनियन टेरिटरीज में होते हैं। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है यूनियन टेरिटरीज में, उनके पास रियल पावर होती है। या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाएगा या एडमिनिस्ट्रेटिव बोला जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहा जाता है। तो जो यूनियन टेरिटरीज में जो रियल पावर होगी, यूटीज में जो रियल पावर होती है वो किसके पास होती है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है। अच्छा, सिर्फ दो ही ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जो अपनी पावर जो है मंत्री परिषद के साथ, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के साथ शेयर करते हैं। वो है दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी के ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो अपनी पावर को, एक मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके साथ शेयर करते हैं। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं है कि उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपनी पावर शेयर करनी पड़े। इसीलिए दिल्ली में दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में इतना विवाद रहता है, क्योंकि ये लोग पावर शेयर करते हैं अपनी। आइए अब हम जानते हैं कि अमेंडमेंट के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं और उन बदलाव में आपको ये डिसाइड करना है कि ये सही है या गलत है और क्यों ये इतना विवाद में है। तो देखते हैं संशोधन के बाद क्या क्या हुआ था। तो संशोधन के बाद ये हुआ था कि पहले ये होता था कि आप सलाह के लिए भेजेंगे, जो विधानसभा, विधान परिषद होगी, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट जो होगी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सलाह के लिए भेजा करती थी। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपके किसी भी डिसीजंस को रोक सकता है। पर अब जो संशोधन किया गया उसमें ये बोला गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो उन मामलों में भी अपने विवेकाधीन अधिकार यूज कर सकता है जहां पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को है।
मतलब जिन जिन विषयों पर पहले ये यहाँ पे था कि पहले इसमें सलाह और सहायता ली जाती थी, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है अपना विवेकाधीन अधिकार यूज कर सकता है। विवेकाधीन अधिकार का मतलब है कि वो अपनी विवेक की शक्ति को यूज करेगा, वो खुद से उस कानून को रोक सकता है, उस कानून पर सवाल उठा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए किसी भी विषय पर किसी भी निर्णय से पहले उपराज्यपाल को अनिवार्य रूप से राय देने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। पहले ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं था कि विधान परिषद विधानसभा जो भी कानून बनाएगी, दिल्ली गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगी, उसको आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजना ही भेजना है या फिर उससे पूछना ही पूछना है, नहीं। पर अब जो संशोधन किया गया है इसमें ये जो अनिवार्य रूप बोला है, इसका मतलब कि जब मंत्री परिषद कोई भी निर्णय लेगी तो उससे पहले उसको उपराज्यपाल भेजना जो है वो अनिवार्य है, उससे राय लेना बहुत अनिवार्य है। नेक्स्ट जो है वो है दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को एलजी स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा कोई भी विधेयक एलजी स्वीकार नहीं करेंगे। कैसे विधेयक? अगर विधानसभा शक्तियों के दायरे से बाहर किसी भी मामले को शामिल करती है। मतलब अगर जो विधानसभा है कोई ऐसा कानून बनाती है, ऐसा विधेयक पारित करवाना चाहती है जिससे उपराज्यपाल की शक्तियां जो है वो कम होती हैं, तो ऐसे विधेयक को उपराज्यपाल जो है वो स्वीकार नहीं करेगा। अगला देखते हैं कि क्या था कि विधानसभा राजधानी के दैनिक प्रशासन के मामले पर विचार करने या प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में पूछताछ करने के लिए खुद को सक्षम करने के लिए कोई नियम नहीं बनाएगी। मतलब ये है कि ये जो फील्ड थे भूमि, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, इन पे जो है वो दैनिक प्रशासन और इन पे जो राज कहना गलत होगा, इन पे जो पकड़ है, पावर है, वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से सवाल कर सके इन मामलों में, या फिर ऐसा कोई भी नहीं कानून बनाएगी, ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाएगी जो दिल्ली गवर्नमेंट को सक्षम बनाता हो उपराज्यपाल से सवाल करने के लिए। तो ये बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में था कि दिल्ली में जो भी विवाद चल रहा है, जो भी संशोधन से रिलेटेड इतने डाउट्स थे, तो मुझे लगता है कि इसमें क्लियर हो गया होगा। कुल मिला के अभी अगर हम बहुत एक लाइन में इस बात को बोले कि संशोधन में क्या डिफरेंस है, तो उसमें ये डिफरेंस है कि पहले जो था वो सलाह और सहायता ही ली जाती थी उपराज्यपाल से, और अब क्या हो गया, उसके पास शक्ति हो गई है कि विवेकाधीन वो शक्ति अपनी प्रयोग कर सकता है। उसके बाद कोई भी ऐसा विधेयक नहीं होगा जो उसको पता नहीं होगा और पास हो जाएगा, कोई भी ऐसा निर्णय नहीं होगा जो उसको मालूम ही ना हो और वो पास हो जाए, उसके पास वो अनिवार्य रूप से जाएगा। तीसरा होगा कि दिल्ली सरकार अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर को कम करे। ना ही दिल्ली सरकार कोई भी ऐसा कानून बना सकती है, कोई भी ऐसा रूल बना सकती है जिससे लेफ्टिनेंट गवर्नर से किसी भी तरह की पूछताछ की जा सके और वो इन 3 फील्ड में किसी भी प्रकार की कोई भी पूछताछ कर सके। अब हम कल मिलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।